हेलो फ्रेंड्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पर। हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन क्या है और इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद की जो इवेंट्स हैं वो किस तरह से होते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की अगर मीनिंग देखी जाए तो फर्टिलाइजेशन का मतलब है या मीनिंग है फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, है ना। तो हम कह सकते हैं फ्यूज़न ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, है ना। तो मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब मेल गैमीट क्या है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मेल गैमीट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज ओवा। ह्यूमंस में स्पर्म मेल गैमीट है, जबकि जो फीमेल गैमीट है दैट इज ओवा। जब दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा, दोनों ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना। स्पर्म एंड ओवा बोथ आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। जब दोनों फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करने के बाद एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, और ये प्रोसेस कहलाएगी फर्टिलाइजेशन। हालांकि ये इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवा किस स्टेज में रहेगा? ओवा इज इन सेकेंडरी oocyte स्टेज, है ना। इट मीन्स इसमें क्या होगा कि जो सेकंड मेयोटिक डिवीजन है वो इनकम्प्लीट रहता है अभी। अब ये ओवा है ना, इसका न्यूक्लियस है अपने आप का, और कई सारी लेयर से क्या रहेगा, सराउंडेड रहेगा। इसकी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक टफ लेयर आपको दिखाई देगी, और ये जो टफ लेयर है दैट इज कॉल्ड जोना पेलिसुडा की लेयर, है ना। दिस इज कॉल्ड लेयर ऑफ जोना पेलिसुडा। और इसके बाहर एक लेयर आपको और दिखाई देगी इस तरह की सेल्स की, है ना। ये लेयर है लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो इन लेयर से एग क्या रहता है, सराउंडेड रहता है। और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एग इज इन सेकेंडरी oocyte स्टेज, है ना। तो एग किस स्टेज में होगा? सेकेंडरी oocyte की स्टेज में होगा। ये एग है, एग के अंदर का साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte है, कहने का मतलब है ना। अब ह्यूमन क्या करेगा? ह्यूमन में मेल अपने स्पर्म को इस वाले रीजन, है ना, अपने स्पर्म को जब डिपॉजिट करेगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो ये स्पर्म क्या करेंगे, मूव करके एग तक पहुंचेंगे, है ना। स्पर्म कहाँ पहुंचेगा? एग तक पहुंचेगा। ये स्पर्म का एक्रोसोम रीजन है, और दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। और इसके जस्ट पीछे, न्यूक्लियस वाले रीजन के पीछे हम देखेंगे एक सेंट्रियोल होगा, और सेंट्रियोल के बाद माइटोकॉन्ड्रिया की सीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर होगी जो स्पर्म को मूव करते समय उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, है ना। एग सेकेंडरी oocyte की स्टेज में है, और सेकेंड मेयोटिक डिवीजन इसमें इनकम्प्लीट है। तो जैसे ही क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte की स्टेज है, जैसे ही, और ये हैप्लॉइड होगा स्ट्रक्चर है, जैसे ही स्पर्म एग से टकराएगा तो इसका जो एक्रोसोमल रीजन है ये बस्ट होगा, और एक्रोसोमल रीजन के बस्ट होते ही कुछ क्या निकलेंगे, कुछ एंजाइम इसमें से सीक्रेट होंगे, है ना, जिन्हें हम एक्रोसोम से जो एंजाइम निकलते हैं दैट इज कॉल्ड स्पर्म लाइसिन्स, है ना। इन एंजाइम को स्पर्म लाइसिन्स कहा जाता है। ये स्पर्म लाइसिन एग की लेयर्स को पेनिट्रेट करेंगे, है ना, और इसमें एक पोर क्रिएट करेंगे, और इस पोर के माध्यम से, इस पोर के थ्रू स्पर्म का जो न्यूक्लियस वाला रीजन है ये एग के अंदर इंटर करेगा, और साथ में इसके पीछे जो सेंट्रियोल है वह भी एग के अंदर इंटर करेगा, है ना। ये न्यूक्लियस इंटर करा, स्पर्म का न्यूक्लियस, है ना, और ये पीछे से सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल एग के अंदर जाते ही डिवाइड करके दो सेंट्रियोल बना लेगा, और रुके हुए सेकेंड मेयोटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगा, है ना। इसमें भी सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगा, एक बड़ी सेल, अनइक्वल डिवीजन होगा, एक बड़ी सेल बनेगी और एक छोटी सेल बनेगी इसी में, ठीक है। जो लार्ज सेल होगी दैट इज कॉल्ड एग, ये एग कहलाएगी, और ये बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी, ये कहलाएगा सेकेंड पोलर बॉडी। अब जाकर
एग का न्यूक्लियस एंड स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज करेंगे, एग का न्यूक्लियस एंड स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज करेंगे और तब जाकर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इसको माना जाता है। दूसरा कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है क्या। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है कहाँ, तो फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन की पूरी जो प्रोसेस है दैट इज कंप्लीटेड इन दी फीमेल बॉडी, है ना। और फीमेल बॉडी में वो होगी कहाँ पर, वो है ना, फीमेल की बॉडी में ये होगी फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, है ना। और फैलोपियन ट्यूब में भी अगर स्पेसिफाई करें हम कि फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पर होगी, तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन दी एम्पुलरी इस्थमिक रीजन, है ना, एम्पुला और इस इस्थमस के बीच वाले रीजन पर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट इज स्पर्म वाइल द फीमेल गैमेट इज ओवा, है ना, और दोनों ही फ्यूज करके हम बनाएंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवा इज इन सेकेंडरी oocyte स्टेज, है ना, और सेकंड मेयोटिक डिवीजन में क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। स्पर्म का न्यूक्लियस जैसे ही एग के अंदर एंटर करेगा अपने साथ एक इसको लेकर लेते हुए जाएगा, सेंट्रियोल को भी लेकर लेते हुए जाएगा, और एग के अंदर एरेस्टेड सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन को वो दोबारा से स्टार्ट करेगा, है ना, और तब जाकर सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट होगा, डिवाइड करेगा अनइक्वल, एक पोलर बॉडी बनाएगा और दूसरा एग बनाएगा, है ना। नाउ द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड एग इज फ्यूज्ड। अब स्पर्म और एग का न्यूक्लियस फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। अब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है, तो दैट इज फैलोपियन ट्यूब, है ना। फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलर इस्थमिक जो रीजन होगा दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर। सर ये पहला टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है जो स्पर्म लाइसिन है ना। जनरली 3 तरह की स्पर्म लाइसिन का सिक्रेशन स्पर्म करता है। स्पर्म का जो एक्रोसोमल रीजन है इट सिक्रेट दी स्पर्म लाइसिन, और वी मे कॉल्ड इट हाइड्रोलाइटिक। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये जो स्पर्म लाइसिन है दीज आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और इसमें 3 एंजाइम मेन है। द फर्स्ट वन इज द हाइल्यूरोनिडेज, पहला एंजाइम है। दूसरे की अगर बात करूं तो सेकंड वन इज द कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, है ना, जो कोरोना रेडिएटा जो लेयर है उसको पेनिट्रेट करने के काम में आएंगे। और जो तीसरा वाला इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज द जोना लाइसिन। ये जोना पेलिस्यूटा में पोर क्रिएट करेगा, ठीक है। इसको एक्रोसिन भी कहते हैं, इस एंजाइम को एक्रोसिन भी कहा जाता है। नंबर 1 चीज़, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे जो स्पर्म का एक्रोसोमल रीजन सिक्रेट करेगा और स्पर्म की एंट्री के लिए पोर क्रिएट करेगा। पहली चीज़। अब जैसे ही एक स्पर्म एग के अंदर इंटर कर जाएगा, तो जो एग का कॉर्टिकल रीजन है ना, जैसे ये है ना, तो जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस एग के अंदर इंटर करेगा तो ये कॉर्टिकल रीजन में, है ना, कॉर्टिकल रीजन का जो साइटोप्लाज्म है इसकी बल्जिंग हो जाएगी, है ना। और इस बल्जिंग के कारण क्या होगा कि अब कोई दूसरा स्पर्म अंदर इंटर नहीं कर पाएगा, है ना, कोई दूसरा स्पर्म अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस एग के अंदर इंटर करेगा तो एग के साइटोप्लाज्म में जो कॉर्टिकल रीजन से है इसमें साइटोप्लाज्म की बल्जिंग हो जाएगी, मीन साइटोप्लाज्म थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और एक टफ लेयर बना लेगा, ठीक है। और ये टफ लेयर क्या करेगी, अब अदर स्पर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करेगी, ठीक है। और इसको कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। इस चीज को कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। और ये कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करती है, इट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, है ना। और अगर स्पर्म की अगर बात करें, है ना, तो जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है तो उससे पहले स्पर्म के ऊपर क्या होगा, है ना, ये जो स्पर्म है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, किसकी, सेमिनल प्लाज्मा एंड सरफेस मॉलिक्यूल की। स्पर्म में क्या होगी, कवरिंग ऑफ
सेमिनल प्लाज्मा एंड सरफेस मॉलिक्यूल, है ना, इसकी कवरिंग होगी। अब इस कवरिंग को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाएगा, रिमूव ऑफ कवरिंग, इस कवरिंग को रिमूव किया जाएगा। और इस कवरिंग, जब तक ये कवरिंग रिमूव नहीं होगी तब तक एक्रोसोम से स्पर्म लाइसिन रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। तो इस कवरिंग को रिमूव करना कहलाता है कैपिसाइटेशन, कैपिसाइटेशन, ठीक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और आता है कि जो स्पर्म और एग है ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रेट करते हैं। तो एक केमिकल है फर्टिलाइजिन, है ना, ये इसको, इस केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करता है एग, है ना। और दूसरा केमिकल सब्सटेंस है एंटी फर्टिलाइजिन, इस केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करता है स्पर्म, है ना। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन, तब जाकर स्पर्म एग से बाइंड हो पाएगा, है ना। और बाइंड होने के बाद एक्रोसोम से स्पर्म लाइसिन रिलीज होंगे, है ना। और ये स्पर्म लाइसिन क्या करेंगे, एग की जो डिफरेंट कवरिंग है, डिफरेंट लेयर्स हैं, उनको डिसॉल्व करेंगे, उनमें पोर क्रिएट करेंगे और एग, स्पर्म के न्यूक्लियस को एग के अंदर इंटर कराने में मदद करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी। तो इसके बाद जब स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो तब जाकर हम कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड, जो कहाँ होगी, एम्पुलरी स्थमिक रीजन में होगी फैलोपियन ट्यूब के। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन की साइट क्या, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुलर स्थमिक रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अब इसके बाद के जितने भी इवेंट हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद के जो भी इवेंट होंगे दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। वो सारे के सारे इवेंट क्या कहलाएंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर आएंगे। तो हमारा जो इसका अगला टॉपिक होगा वो होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर बात करें तो एम्ब्रियोजेनेसिस का अर्थ होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द फर्टिलाइज एग, है ना। हमने किसको डेवलप करना है, ये हमारे पास फर्टिलाइज एग है ना। इससे हमने डेवलप करना है किसको, एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगी। इस पूरी प्रोसेस में जो फर्टिलाइज एग है ना, ये सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज एग है जिसे हम जाइगोट बोलेंगे, है ना। ये जाइगोट इंटर करेगा प्रोसेस ऑफ क्लीवेज में, है ना। इस जाइगोट में क्लीवेज होगा। क्लीवेज एक तरह का माइटोटिक डिवीजन है, लेकिन जिसमें ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि जब हम माइटोटिक डिवीजन देखते हैं तो एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा, क्रोमोसोम मेंबर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। हालांकि जो डॉटर सेल्स हैं वो ग्रो करती हैं, ग्रो करने के बाद फिर माइटोटिक डिवीजन में इंटर करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, है ना। इसमें सेल्स डिवाइड करेंगी, डिवाइड करने का जो नई सेल्स बनेंगी, जो ब्लास्टोमर्स बनेंगे, वो अगेन डिवाइड करेंगे, है ना। तो नई बनने वाली सेल हमेशा छोटी छोटी बनती चली जाएंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर में एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा, है ना। एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा और इसे हम कहेंगे टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज में हम आगे देखेंगे, है ना। टू सेल से फोर सेल बनेंगी, ये आपको फोर सेल बनती हुई दिखाई दे रही है, ये फोर सेल स्टेज कहलाएगी। और फोर सेल स्टेज तक, है ना, फोर सेल स्टेज तक का जो पूरा डेवलपमेंट है ये फैलोपियन ट्यूब में ही होना है ना। यहाँ तक का डेवलपमेंट कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। जाइगोट डिवाइड इंटर करेगा क्लीवेज में, क्लीवेज में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, है ना। और सिंगल सेल स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द रिजल्ट ऑफ क्लीवेज इज मोरुला, है ना। क्लीवेज का रिजल्ट क्या है, मोरुला है। आगे जाकर ये 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आगे जाकर ये 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और 8 सेल से 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा। ये जो कॉम्पैक्टली पैक्ड स्ट्रक्चर होगा सेल्स का, ये कहलाएगा मोरुला, है ना। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोरुला। तो हम आपको देखें तो जाइगोट में रिपीटेड क्लीवेज होगा, टू सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड से फोर सेल्ड स्टेज, है ना। फोर सेल्ड स्टेज से 4 से 8 सेल बनेंगी, 8 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज से 16 सेल्ड स्टेज देखने को मिलेगा,
4 सेल स्टेज तक का जो डेवलपमेंट है ये फैलोपियन ट्यूब में होगा। इसके बाद ये मूव डाउन करेगा, ये नीचे की ओर आएगा, कहाँ की, यूट्रस की ओर, है ना। और वहाँ पर डेवलपमेंट आप देखेंगे कि 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन यहाँ आपको होगा। और इस स्टेज में जो एम्ब्रियो है दैट इज कॉल्ड मोरूला, है ना। और जोनोपेलिस्टिडा इसमें रहती है, जो जोनोपेलिस्टिडा की लेयर है वो इसके बाहर रहेगी अभी, है ना। इसके बाद सेलुलर रीअरेंजमेंट होगा, है ना। सेलुलर रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि कुछ सेल है पेरीफेरी की ओर जमा हो जाएंगी इस तरह से, है ना। और अंदर साइड नोब लाइक, नोब की तरह कुछ सेल है इस तरह से अटकी भी दिखाई देंगी। इसी में अरेंजमेंट, सेलुलर अरेंजमेंट हुआ, 2 लेयर बन गई। एक तो ये आपकी बाहर की लेयर है, एक अंदर का नोब लाइक स्ट्रक्चर बना। तो जो बाहर की लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, है ना। जो सेल्स की ये लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट कहलाएगा। और ये अंदर का जो लेयर है ये कहलाएगा इनर सेल मास, है ना। अब जाकर इस स्टेज में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन का अर्थ होता है कि जो एम्ब्रियो है उसका यूट्रस से चिपकना, है ना। यूट्रस से चिपकने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू दी यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, है ना। और इम्प्लांटेशन होने के बाद अब कोरोनरी जो जोनापेलिस्टिडा है वो डिसअपियर हो जाएगी, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आगे जाकर डेवलप करेगा, जो ट्रोफोब्लास्ट है इसकी सेल्स को, ये स्टेम सेल्स होंगी, इसमें जो सारी सेल्स दिखाई दे रही हैं ये स्टेम सेल्स होंगी, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन्स को बनाएंगी, है ना। मीन्स ये जो ट्रोफोब्लास्ट है यही क्या बनाने वाला है, एम्ब्रियो को बनाने वाला है ना। यही आगे जाकर बेबी को बनाएगा, बेबी को डेवलप करेगा। जबकि जो इनर सेल मास है ना, जबकि जो हम अगर इनर सेल मास की बात करें तो इनर सेल मास बनाएगा किसको, एक तो एम्ब्रियो के बाहर जो लेयर होती है जिन्हें हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं, ठीक है, उन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को डेवलप करेगा। इसके अलावा प्लेसेंटा को डेवलप करेगा। जो इनर सेल मास है ये 2 चीजें डेवलप करेगा, एक प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होगा, मदर और फीटस के बीच में अटैचमेंट होगा। जो मैटरनल टिश्यू और फीटस है वो जिस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े रहते हैं उस स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा कहा जाता है ना। और ये प्लेसेंटा बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, है ना, मदर के ब्लड से प्रोवाइड करेगा सारी चीज़ें। और एम्ब्रियो के जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एम्ब्रियो से लेकर जाएगा मदर के ब्लड की ओर, ठीक है। तो प्लेसेंटा और कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, इनका फॉर्मेशन इनर सेल मास करेगा, ठीक। ट्रोफोब्लास्ट की सेल है, आगे जाकर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में डिवाइड करेंगी। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी। और एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। हार्ट का फॉर्मेशन है, किडनी का फॉर्मेशन है, उसमें स्किन का फॉर्मेशन है, मसल्स का फॉर्मेशन है, गोनाइड्स का फॉर्मेशन है ना। ये सारी चीजें स्ट्रक्चर डेवलप होंगे कितने मंथ में, 9 मंथ के पीरियड में, है ना। +- 7 हो सकता है। और ये जो पीरियड होगा ये गेस्टेशन पीरियड कहलाता है ना। ये कहलाता है गेस्टेशन पीरियड, है ना। और इस गेस्टेशन पीरियड के बाद जब बेबी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, है ना, तो जो बच्चा पैदा होने की जो प्रोसेस है ना, जो बच्चा पैदा होने की जो प्रोसेस है वो कहलाएगी पर्चुरेशन, है ना। गेस्टेशन पीरियड के कंप्लीट होते ही बच्चा पैदा होगा, दैट इज कॉल्ड पर्चुरेशन। ये प्रोसेस पर्चुरेशन कहलाएगी, है ना। और इस पर्चुरेशन की प्रोसेस में एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से सिक्रेट होता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन क्या करेगा कि ह्यूमन की जो यूट्रस की जो मसल्स हैं उनका विगोरस कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट कर देगा, है ना। और यही विगोरस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपल्शन के लिए जरूरी होगा, मींस बच्चे के बाहर आने, मदर की बॉडी से बाहर आने के लिए जरूरी होगा, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ को आती है कि जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जो हुआ है
है ना। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि जो प्लेसेंटा है ना, पहले तो क्या होगा कि कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन होगा जो बाद में प्लेसेंटा को फॉर्म करेगा। ये प्लेसेंटा सीक्रेट करता है एक हार्मोन को जिसका नाम है HCG। और ह्यूमन फीमेल की यूरिन में HCG की जो प्रेजेंस ऑफ HCG ऑन दी यूरिन ऑफ ह्यूमन फीमेल इंडिकेट करती है कि जो लेडी है दैट इज प्रेग्नेंट, कि वो लेडी कैसी है, प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट जब हम करते हैं तो HCG की प्रेजेंस से ही ये पता लगता है कि लेडी प्रेग्नेंट है। और पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है जो हार्मोन है दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन, है ना। हालांकि बाद में ओवरी रिलैक्सिन हार्मोन को भी सिक्रेट करती है और ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा कि बेबी के बर्थ के टाइम पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक। और आफ्टर पर्चुरेशन के टाइम पर ही क्या होगा, जब डिलीवरी का जो पूरा टाइम है, जो गेस्टेशन पीरियड है, इसी समय ब्रेस्ट वगैरह भी डेवलप कर रहे होते हैं, मेमोरी ग्लैंड डेवलप कर रही होती है और मेमोरी ग्लैंड अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है कि कल के दिनों क्या सिक्रेट करेंगी, मिल्क को सिक्रेट करेंगी जो बेबी को नरिश करेगा। जो फर्स्ट मिल्क होगा, है ना, इस फर्स्ट मिल्क को कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। और इस कोलेस्ट्रम में कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगी, है ना, जो बेबी को क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की डिजीज से बचाने का काम करती हैं। तो पहला जो गाढ़ा दूध होगा दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, और डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि बच्चे को ये गाढ़ा दूध जरूर पिलाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जाइगोट के फॉर्मेशन से बेबी के बर्थ तक का जो पूरा टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड पर्चुरेशन, है ना। और ये पूरी प्रोसेस कहलाती है एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक। तो इसमें क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद हम देखेंगे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, और इस स्टेज में हम इसको मोरुला कहते हैं। इसमें सेलुलर रीअरेंजमेंट होगा, है ना, और ये बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। जो ये पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोला भी कहते हैं, ह्यूमन ब्लास्टोला को ही ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास है। ट्रोफोब्लास्ट में स्टेम सेल्स हैं जो एम्ब्रियो को डेवलप करेंगी या बेबी को बनाएंगी, ठीक है। और इनर सेल मास प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा। प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बेबी को, प्लेसेंटा का काम मैं पहले बता चुका हूँ, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बेबी को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। 9 मंथ और +- 7 डेज का गेस्टेशन पीरियड है, और गेस्टेशन पीरियड के बाद पर्चुरेशन की प्रोसेस होगी, मतलब बेबी का एक्सपेल्शन होगा मदर की बॉडी से, है ना। ये सारी चीज़ें ये कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर को हम कंप्लीट मानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैंने डिस्कस कर दिया है, और कभी डिटेल वीडियो इसकी आगे फिर बनाई जाएगी हर एक टॉपिक की अलग से। थैंक यू।